हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लिटरेरी टर्म प्लॉट जो कि पीए पार्ट सेकंड की पेपर फर्स्ट में इंक्लूड है को डिस्कस करेंगे। प्लॉट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इंटरकनेक्टेड इवेंट्स विद इन द स्टोरी ऑफ ए प्ले, नॉवल, फिल्म, एपिक और अदर नैरेटिव लिटरेरी वर्क। मोर देन सिंपल an account of what happened, plot reveals the cause and effect relationship between the events that occur। मतलब कि जो प्लॉट होता है वो कुछ कोई भी जैसे कि प्ले हुआ, नॉवल हुआ, फिल्म हुई, एपिक हुआ या कोई भी नरेटिव लिटरेरी वर्क होता है, यानी कोई भी जो लिटरेरी वर्क है उसका जो सीक्वेंस होता है, उसके जो इवेंट्स होते हैं उसको इंटरकनेक्ट करता है, मतलब उनको एक दूसरे से जोड़ता है। मतलब ये चीज़ हुई तो ये क्यों हुई या उसका क्या रीज़न क्या था, एक प्रॉपर रीज़न के थ्रू फिर वो आगे बढ़ता जाता है। ऐसा ये सिर्फ क्या हुआ या फिर ये मतलब जो प्लॉट होता है ये सिर्फ ये नहीं होता कि क्या हुआ उस चीज़ का विवरण दे, ये नहीं होता। प्लॉट का मतलब होता है कि वो ये बताता है कि इसका कोज़ क्या था, इस चीज़ के होने के पीछे जो इवेंट हुई उसके होने के पीछे कोज़ क्या था और उसका जो कंसिक्वेंसेस यानी उसका इफ़ेक्ट क्या आएगा या उसका रिजल्ट क्या होगा आगे की इवेंट्स पे जो कि आगे होगी, इसको बोलते हैं प्लॉट। नेक्स्ट है सम एडिशनल की डिटेल्स अबाउट प्लॉट। मतलब प्लॉट के बारे में कुछ और बात की नोट्स हैं वो ये है। द प्लॉट ऑफ स्टोरी एक्सप्लेन्स नॉट जस्ट व्हाट हैपन्स बट हाउ एंड वाई द मेजर इवेंट्स ऑफ द स्टोरी टेक प्लेस। प्लॉट का मतलब सिर्फ एक स्टोरी को एक्सप्लेन नहीं कि क्या हुआ था, इसको एक्सप्लेन करना नहीं होता, पर वो चीज़ कैसे हुई, क्यों हुई, उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो उसमें हुई थी, वो सारी चीज़ें बताना है। Plot is a key element of novel, play, most works or a non-fiction and many poems, though not all। मतलब जो प्लॉट है वो नॉवेल्स में भी यूज़ होता है, प्लेस में भी होता है, बहुत सारे नॉन फिक्शन वर्क है उसमें भी यूज़ होता है और पोइम्स में भी, जैसे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसमें भी यूज़ होता है, पर सारे पोइम्स में यूज़ नहीं होता। जैसे एपिक है उसमें ये प्लॉट यूज़ होता है। Plots, also known as storyline, include the most significant events of is the story and how the characters and their problems change over time। और जो प्लॉट है ये स्टोरी लाइन में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स होती है उनको बताता है, उसके जो कैरेक्टर से इंक्लूड करता है, साथ में उनमें क्या प्रॉब्लम आई और उनमें क्या क्या चेंजेस हुए वो सारे भी बताता है। नेक्स्ट है कि जो ये प्लॉट है उसको जो इसका स्ट्रक्चर है वो 5 पार्ट से मिलके बना होता है, जैसे कि फ्रिज पिरामिड बोलते हैं इसको। वन ऑफ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल टू क्रिएट ए फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग प्लॉट्स वाज 19th century German writer Gustav Fritsch, who argued that all plots can be broken down into 5 stages। उसमें 5 स्टेजेस होती है फ्रिज के पिरामिड के एज पर के हिसाब से। एक्सपोजिशंस, rising reaction, climax, then falling action and denouncement। इसने जो ये राइटर थे या फिर जो जर्मन राइटर थे फ्रिज, उन्होंने बताया था कि जो ये प्लॉट होता है इसकी 5 स्टेजेस होती है। पहला होता है एक्सपोजिशन, दूसरा होता है राइजिंग एक्शन, थर्ड इज़ क्लाइमैक्स यानी वो अपनी चरम अवस्था में कैसे पहुंचता है, उसके बाद में उसको वहाँ से गिरावट कैसे होती है, उसका डाउनफॉल कैसे होता है, वो फॉल इन एक्शन, और लास्ट में जो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, उसकी एंडिंग क्या होती है, वो चीज़ है। तो इसमें ये चीज़ें उन्होंने बताई थी और ये सारी चीज़ें उन्होंने ये बताया था कि ये सारी स्टोरीज़ में यानी कि नॉवेल्स को, शॉर्ट स्टोरीज़ को, फिल्म्स और टेलीविज़न शोज़ जितने भी हैं उन सब में ये चीज़ यूज़ होती है। जैसे कि ये पिरामिड में बता रखा है, सबसे पहले एक्सपोजिशंस है, देन राइजिंग एक्शन है, थर्ड वन इज़ क्लाइमैक्स, देन फोर्थ वन इज़ फॉलिंग एक्शन एंड देन इज़ डिनाउंसमेंट। नेक्स्ट तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एक्सपोजिशन क्या होता है। At the beginning of the story, characters, settings and the main conflicts are typically introduced। Exposition मतलब होता है कि जो स्टोरी के जो उसके जो कैरेक्टर्स है, उसकी सेटिंग क्या है, यानी कि वो कहाँ पे है, वो उसके जो इम्पोर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि उसमें कौन कौन से विवाद हो रहे हैं या फिर उन सबको इंट्रोड्यूस किया जाता है। और एक्सपोजिशन के दौरान मतलब ऑडियंस को ये बताया जाता है कि उसका जो बैकग्राउंड है वो कहाँ का होता है, कैरेक्टर्स का बैकग्राउंड, उनका एक दूसरे से रिलेशन क्या है, वहाँ की सेटिंग क्या है, वो टाइम कौन सा है, जगह कौन सी है, इवेंट की जो इवेंट हो रही है उसकी टाइम और जगह सब बताए जाते हैं। और उसके साथ साथ में उसके रिलेवेंट आइडियाज़ क्या है, उसकी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या हो सकता है, उस चीज़ को भी बताया जाता है।
अगर हम देखेंगे कोई 5 एक्ट प्ले होता है नॉर्मली, जब पहले लिखे जाते थे एक्ट्स, तो 5 एक्ट्स प्ले लिखे जाते, तो उनमें जो एक्सपोजिशन होगा वो नॉर्मली या टिपिकली फर्स्ट एक्ट में होता है कि उसमें उसके जो एक्ट की वो काम पे हो रहा है, उसमें कैरेक्टर्स क्या क्या है, उनका एक दूसरे से रिलेशंस क्या है, उसमें मेन कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, इन सब चीज़ों को बताया जाता है, उसको एक्सपोजिशन कहा जाता है। नेक्स्ट है राइजिंग एक्शन। Rising action means the main character is in crisis and events leading up to facing the conflict begins to unfold. The story becomes complicated. और rising action का मतलब होता है कि जो इसमें जो मैन कैरेक्टर होता है उनके साथ में कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि एन इवेंट दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम और कन्फ्लिक्ट फॉर द कैरेक्टर्स, मतलब कोई कैरेक्टर उनके लिए प्रॉब्लम बनना स्टार्ट हो जाती है और जो कन्फ्लिक्ट होती है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। सेटिंग इन मोशन अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट इवेंट्स, मतलब जो इसमें जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स होती है उनको वो आगे सेट करी मोशन है, मतलब वो धीरे धीरे आ रही है कि किस वजह से फिर वो क्लाइमेक्स पे पहुंचेगी। और इस काफ़ी सारे राइटर्स या फिर क्रिटिक्स ये मानते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लॉट में जो पार्ट होता है या फिर जो स्टेज होती है वो क्लाइमेक्स की हो जाती है, क्योंकि इसके बिना हमें पता ही नहीं चलता कि आगे क्या होगा। जब तक क्लाइमेक्स नहीं आएगा उसका डाउनफॉल नहीं होगा, उसका फॉलिंग एक्शन होगा नहीं। क्लाइमेक्स के बिना फॉलिंग एक्शन पॉसिबल नहीं है। जो फॉलिंग एक्शन होगा तब जब क्लाइमेक्स पे आएगा तभी उसका फॉलिंग एक्शन होगा और वो डिनाउंसमेंट की ओर बढ़ेगा। अगर ये हम बात करें कि 5 एक्ट जो प्ले है, सॉरी मैं राइजिंग एक्शन पढ़ रही थी, आई थिंक मैं गलत जगह पे पहुंची। राइजिंग एक्शन का मैं बता रही थी और क्लाइमेक्स का। राइजिंग एक्शन का मतलब होता है कि कुछ ऐसी इंसिडेंट्स या कॉम्प्लिकेशन आती है इवेंट्स में या फिर जिसकी वजह से या कुछ प्रॉब्लम्स होती है कैरेक्टर की लाइफ में, तो वो क्लाइमेक्स की ओर बढ़ता है, मतलब उसके जो मोशन होता है वो क्लाइमेक्स की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और इसका राइजिंग एक्शन का इंपॉर्टेंस ये होता है कि इसकी वजह से जो राइजिंग एक्शन में जो इवेंट्स होगी, जो भी कैरेक्टर की जो भी उसकी ग्रोथ होगी, उसकी वजह से वो अपनी क्लाइमेक्स की पहुंचेगा, मतलब अपनी उच्चतम अवस्था में पहुंचेगा उस चीज़ से। और जैसे अपन अगर बात करें कि 5 एक्ट का कोई प्ले है तो उसमें क्लाइमेक्स का बता दूसरे या तीसरे जो प्ले एक्ट होगा, तो दूसरे या तीसरे एक्ट में वो अपने उसकी फॉलोइंग इसका राइजिंग एक्शन होगा और उसके बाद में वो क्लाइमेक्स तक पहुँचेगा। नेक्स्ट इज क्लाइमेक्स। At the peak of the story, a major event occurs in which the main character faces a major enemy, fear, challenge, or other sources or conflict. The most action, drama, change, and the excitement occur here. मतलब जो क्लाइमेक्स है वो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसमें टर्निंग पॉइंट भी होता है ये वाला, क्योंकि दोनों को मतलब एक्सपोजिशन और राइजिंग जो एक्शन स्टार्टिंग के जो 2 स्टेजेस है वो क्लाइमेक्स को लीड करते हैं, मतलब वहाँ तक वो पहुँचाने की अवस्था होती है और तो सेंटर जो चीज़ है वो है क्लाइमेक्स वाला सीन। और ये होता है कि जो इसको पीक ऑफ द स्टोरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो इवेंट्स होती है वो कैरेक्टर को, उसमें जो कैरेक्टर होता है या तो वो अपने मेजर एनिमी को फेस करेगा या अपने जो उसका जो बिगेस्ट फियर होता है वो, या फिर कोई बहुत बड़ा चैलेंज हो या कोई अदर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा, उस चीज़ को वो फेस करने वाला होता है। और ट्रेजेडी में जो क्लाइमेक्स होता है नॉर्मली वो अनहैप्पी एंडिंग में होता है, मतलब क्लाइमेक्स के बाद में जो उसका एंड होगा वो हमेशा अनहैप्पी एंडिंग ही होगा। चाहे वो अपन शेक्सपियर का मैकबेथ लें या किंग लियर लें, तो सारों में यही होता है कि जो क्लाइमेक्स में जो प्रोटोगनिस्ट होगा उसका अनहैप्पी एंडिंग ही आता है। जबकि अगर कॉमेडी की बात करते तो जो नॉर्मली जो क्लाइमेक्स होता है वो हैप्पी वन होता है, मतलब उसकी हैप्पी एंडिंग होती है। और अगर हम 5 एक्ट की बात करें तो जो क्लाइमेक्स होता है वो नॉर्मली 3rd एक्ट के एंड में होगा, मतलब 3rd एक्ट के एंड होते होते क्लाइमेक्स आ जाता है स्टोरी का, उस स्टोरी का। नेक्स्ट इज फॉलिंग एक्शन। द स्टोरी बिगिंस टू स्लो डाउन एंड वर्क टूवर्ड्स इट्स एंड, टाइंग आप लूज एंड्स, मतलब जो फॉलिंग एक्शन में होता है कि वो जब क्लाइमेक्स पे पहुंच जाता है, कोई भी चीज़ क्लाइमेक्स पे पहुंचती है तो उसका फोल होना ही होता है। जैसे कुछ भी अपन जैसे बात करें कि अपन जैसे मैं बॉल को फेंकती हूँ तो अपनी क्लाइमेक्स पे पहुँचे फिर उसको डाउनफॉल करता है, मतलब वो नीचे ही गिरती है। तो जब स्टोरी भी अपनी क्लाइमेक्स पे यानी कि अपनी जो उच्चतम अवस्था पे पहुँच जाएगी तो वहाँ से फिर वो नीचे की ओर फ्लो होगी। तो फॉलिंग एक्शन ही होता है। जैसे राइजिंग एक्शन मतलब वो अपनी क्लाइमेक्स की ओर जा रहा होता है, जो इवेंट्स होती है वो क्लाइमेक्स की ओर ले जा रही होती है। और जो फॉलिंग एक्शन में होता है कि क्लाइमेक्स से फिर जो एक्शंस हो रहा है उसमें स्टोरी लाइन में या किसी नॉवल में जो प्ले में वो उसके एंड की तरफ जा रहा है तो उसको फॉलिंग एक्शन कहते हैं। मतलब ये जो एक्शन होंगे वो उसके एंड की तरफ उसको ले जाएंगे तो उनको फॉलिंग एक्शन कहते हैं। और वो टाइटली लूज़ होते हैं, मतलब वो जो एक दूसरे से जो
लूज एंड्स होते हैं, उनको जोड़ के फिर वो एंड तक पहुंचता है। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन या डिनाउंस। Denoma, also known as the denoma, the resolution is like a concluding paragraph that resolve any remaining issue and ends the story. तो resolution होता है कि जो डिनोमा का मतलब होता है गांठें खुल जाना, यानी कि जो कुछ स्टोरी का एंड होना चाहिए, जो लास्ट में जो रहस्य होता है, जो भेद होता है, सब कुछ खुल जाता है और स्टोरी का जो प्रॉपर एंड होना चाहिए वो एंड मिल जाता है। इसके बाद में स्टोरी में कुछ भी और नहीं होता है। और ये जो जिनोवा है ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब था आउटकम, यानी इससे जो पूरी स्टोरी हमने सुनी है या पूरा प्ले जो हम लिखा है या पढ़ा है, उस स्टोरी का आउटकम क्या होगा, यानी उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, वो चीज़ होती है डिनोमा। वो आउटकम आएगा तो उसको वो जो कि सबसे लास्ट में ही आने वाला होता है उसको डिनोमा कहते हैं। During the Genoma, the author resolves any final or outstanding questions about the character fates and may even reveal the little bit about the character's future after the resolution of the story. और जो मतलब ये होता है कि जो रिजोल्यूशन जिनोमा होता है उसमें ये होता है कि जो एंड हो चुका है स्टोरी का, उसके बाद में जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स रहे उनके फैक्ट्स क्या हुआ है, उनके साथ क्या क्या हुआ, वो ब्रीफली वो अपने को बता के उसका एंड कर देते हैं। और ये जो डिनोमा या रिजोल्यूशन होता है वो, अगर हम 5 एक्ट की बात करें तो उसमें जो लास्ट एक्ट होता है वही लास्ट एक्ट के एंडिंग में डिनोमा होता है, या फिर उसका जो पार्ट होता है उसको रेजोल्यूशन वहीं पे निकलता है। नेक्स्ट है जो टाइप्स ऑफ प्लॉट्स बताए गए हैं बुकर ने बताया 7 टाइप्स ऑफ प्लॉट्स, मतलब किस किस टाइप के प्लॉट्स होते हैं। तो उन्होंने बताया कि फर्स्ट है कॉमेडी, सेकंड ट्रेजेडी, थर्ड इज़ ओवरकमिंग अ मॉन्स्टर, थर्ड इज़ फोर्थ इज़ रेजेस टू रिचेस, नेक्स्ट इज़ द क्वेस्ट, नेक्स्ट इज वोएज एंड रिटर्न्स एंड लास्ट वन इज़ रीबर्थ। तो उसमें होता है कि उन्होंने बुकर्स ने 7 बेसिक प्लॉट्स बताए, मतलब ऐसे 7 टाइप्स ऑफ प्लॉट्स बताए, जिसमें पहला है कॉमेडी का मतलब होता है कि इसमें जो कैरेक्टर होता है वो एब्जर्व टाइप के चैलेंजेस को फेस करता है या कन्फ्लिक्ट्स को फेस करता है। उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती है काफ़ी टाइम में, और लास्ट में फिर कुछ रिवोल्यूशन होता है और जो भी कन्फ्यूज़न होता है वो सब क्लियरली रिजॉल्व हो जाता है, और जो स्टोरी होती है वो उसकी एंडिंग जो होती है वो हैप्पी एंडिंग होता है, हैप्पीली एंड हो जाती है स्टोरी। जैसे कि रोमांटिक कॉमेडीज़ में होता है, उसमें जो एक्ट्स होते हैं स्टार्टिंग के एक्ट्स में कुछ कन्फ्लिक्ट चलती है, फिर वो अपने क्लाइमेक्स में पहुंचती है, और जो इसका एंडिंग होगा यानी डिनोमा होगा, रेजोल्यूशन होगा, वो हमेशा हैप्पी एंडिंग में ही होता है। जैसे कि हम बात करें कि शेक्सपियर के जो रोमांस है मिड समर नाइट ड्रीम, उसमें भी ये होता है। और नेक्स्ट इज़ व्हेन हैरी मीट्स सैली, और एक जॉन ऑस्टिन की नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये सारे एग्जाम्पल एक कॉमेडी के हैं। नेक्स्ट वन इज़ ट्रेजेडी। तो ट्रेजेडी जिसमें जो प्लॉट होता है वो उसका जो ट्रेजिक हीरो होता है वो एक नॉर्मली रिस्पेक्टेड पर्सन होता है और मॉरली काफ़ी अच्छा करेक्टर होता है, पर अपनी ट्रेजिक फ्लो मतलब अपनी किसी गलती की वजह से कोई इसमें से ऐसा ट्रेजिक फ्लो होता है जिसकी वजह से उसका वो अपने क्लाइमेक्स पे उसका डाउनफॉल हो जाता है। जैसे कि और जब उसका डाउनफॉल होता है तो उसके बाद में उसको अपनी जो मिस्टेक होती है उसको रियलाइजेशन होता है और उसकी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जो इसका क्लाइमेक्स होता है लास्ट में जब उसका रिवर्सल फेट भी होता है, जब मतलब वो अपनी क्लाइमेक्स पे बहुत अच्छी हैप्पी स्टेज पे होता है, उसके बाद में उसका डाउनफॉल हो जाता है और लास्ट में उसका एज अ रेजोल्यूशन मतलब वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसकी हैप्पी एंडिंग कभी भी नहीं होती है, हमेशा एक ट्रेजिक एंड होता है इसमें। और नॉर्मली ये होता है कि फ्रिक्वेंटली जो हीरो होता है उसकी डेथ हो जाती है इसमें। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें शेक्सपियर की मैकबेथ की बात करें, हैमलेट की बात करें, और दूसरे हैं एंटीगोन एक एग्जांपल है इसका, या फिर ग्रेट गैट्सबी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ट्रेजेडी का। नेक्स्ट वन इज़ ओवरकमिंग ए मॉन्स्टर, मतलब कोई मॉन्स्टर है उसको ओवरकम करना या फिर उसको जीतना। इसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो एक नॉर्मली एक मॉन्स्टर को या फिर कुछ इविल फोर्स को मतलब हराता है इंसानों को या फिर कुछ लोगों को बचाने के लिए वो नॉर्मली मॉन्स्टर को या फिर इविल जो स्ट्रेंथ होती है उसको हराता है। और इसमें ये होता है कि जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसको नॉर्मली फोर्स किया जाता है कॉन्फ्लिक्ट में, और वो जाना नहीं चाहता है। उसका जो आउटकम होता है वो एज ए हीरो वो बन के आ जाता है, मतलब उसका जो आउटकम होता है कि उसके जितने भी ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं या फिर उसकी जो शिवलरिक क्वालिटीज़ होती है वो उससे निकल के आती है, तो एज ए हीरो वो बन के आता है वहाँ से। और जैसे कि इसमें एग्जांपल है कि बोवुल्फ है, हैरी पॉटर है एंड स्टार वार्स, ये कुछ कॉमन एग्जांपल है इसके ओवरकमिंग ए मॉन्स्टर के।
नेक्स्ट है रिजेस टू रिचेस, मतलब इससे क्या होता है, एक प्रोटैगनिस्ट होता है वो बहुत ही पुअर या फिर नॉर्मली रिच नहीं होता है, पर कुछ अवस्था मतलब स्टोरी की जो कुछ स्टेजेस पे वो उसके पास सब कुछ आ जाता है। जैसे कि डेविड कॉपरफील्ड में था कि वो जो पिप होता है उसके पास कुछ भी नहीं होता है, पर उसको फिर एक कोई बेनिफिशरी मिल जाता है जो उसको पैसे सप्लाई करता रहता है और उसके पास सब कुछ आ जाता है। फिर जो पता चलता है कि जो बेनिफिशरी है वो एक चोर होता है, तो जिसकी वजह से फिर वो उसके पास का जो कुछ भी होता है सब कुछ चला जाता है, पर एट द एंड जो इससे वो प्यार करता है वो उसको मिल जाता है। तो एट द एंड जो उसकी एंडिंग होती है वो हैप्पी एंडिंग हो जाती है, या फिर लास्ट में सब कुछ उसको वापस भी मिल जाता है। स्टार्टिंग में उसके पास कुछ नहीं होता, फिर उसको सब कुछ मिलता है, फिर वो सब कुछ खो भी देता है, एट द एंड उसको सब कुछ मतलब उसकी जो एंडिंग होती है वो हैप्पी एंडिंग टाइप की हो जाती है। लाइक इसकी जो एग्ज़ाम्पल है सिंड्रेला है, और ये एक जो इवेंट होती है या फिर जो रेजिस टू रिचेस होता है, एक पर्सनल इंसान की जो पर्सनल ग्रोथ होती है, इज़ ए पर्सन वो किस तरह से ग्रो कर रहा है थ्रू आउट द स्टोरी वो बताता है। जैसे कि सिंड्रेला, ऑलिवर ट्विस्ट इसके क्लासिक्स हैं स्टोरीज़ के। या फिर अगर हम मूवीज़ की बात करें तो स्लमडॉग मिलियनेयर आई थी थोड़ी टाइम 4-5 साल पहले, आई थिंक 2011 में आई थी। स्लमडॉग मिलियनेयर आई थी, वो भी काफ़ी अच्छा एग्जांपल है इसका, रेजिस टू रिचेस का। नेक्स्ट वन इज़ द क्वेस्ट। तो इसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो मतलब ट्रेवल करता है अपनी किसी खोज को कंप्लीट करने के लिए, या फिर डेंजरस एडवेंचर्स में जाता है टू फाइंड सम ट्रेजर और सोल्व अ ह्यूज प्रॉब्लम, मतलब उसकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको सोल्व करने के लिए वो निकलता है। और उसकी वजह से काफ़ी फ्रेंड्स बनते हैं रास्ते में और जिससे उनकी हेल्प मिलती है। पर लास्ट में जो वो ऑब्स्टेकल या फिर उसकी जो विपत्ति या कुछ भी बोलो उसकी जो प्रॉब्लम होती है जो वो फेस करता है उस टाइम वो सिर्फ अकेला ही होता है। जैसे कि है कि सेल्टिक मिथ ऑफ द फीसर किंग एंड द होली ग्रेल, इसका सबसे ओल्डेस्ट स्टोरीज़ है क्वेस्ट की। नेक्स्ट है डार्क ऑफ द हार्ट ऑफ द डार्कनेस, जो कि एक प्ले है, वो भी इसी पे बनाया गया है। द इलियड, अभी जो मूवीज़ में आ रहा द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एंड एरागन, इस टाइप की जो स्टोरीज़ होती है वो इसमें आती है द क्वेस्ट में। नेक्स्ट है वॉयज एंड रिटर्न, मतलब यात्राएं करना और वापस वो किस तरह से आते हैं उस तरह। जैसे कि द गुलिवर ट्रेवल्स, तो उसमें गुलिवर होता है, वो अलग अलग देशों की यात्रा करता है, अलग अलग एडवेंचर्स करता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करता है, एट लास्ट वो फिर अपने नेशन में या फिर अपने जो होम टाउन में वापस रिटर्न हो जाता है। जैसे इसमें इसके एग्जांपल्स और भी है, जैसे ओडिसी है, एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड है, क्रॉनिकल्स ऑफ नानिया है, इस टाइप के एग्जांपल्स इसके सारे हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट वन इज़ रीबर्थ, मतलब रीबर्थ यानी कि जो पुनर्जन्म में जो कुछ होती है उस चीज़ को लेकर। और जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो विलन होता है, और वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के थ्रू वो या फिर स्टोरी की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके थ्रू वो एक्सपीरियंस लेता है और अच्छा पर्सन बन जाता है। और इसमें जो रीबर्थ की प्लॉट्स होते हैं वो मेटाफोरिकली इम्प्रिजन्ड बाय डार्क फोर्स, मतलब जो मेन कैरेक्टर होगा वो डार्क फोर्स के थ्रू इम्प्रिजन्ड होगा या फिर उसके वश में होगा, या फिर उसमें कुछ ऐसा कैरेक्टर फ्लो होगा जो कि बुरा होगा, और बाद में वो एक्ट ऑफ लव या फिर कुछ दूसरे कैरेक्टर की हेल्प के थ्रू वो उस डार्क फोर्स की जो होता है उसके जो केज से वो बाहर निकलेगा और अपने जो मेन कैरेक्टर होता है उसमें आएगा। जैसे कि क्रिसमस कैरल है इसका बहुत अच्छा, और अभी 3-4 साल पहले एक मूवी आई थी द ब्यूटी एंड द बेस्ट, उसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो हीरोइन होती है, वो अपने लव के थ्रू एक जो बीस्ट होता है उसको ट्रांसफॉर्म कर देती है एक अच्छे इंसान में उसको बदल देती है। अब ये है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग प्लॉट, मतलब प्लॉट को यूज़ करने का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें जो कैरेक्टर होता है, द प्लॉट इज़ व्हाट मेक्स अ स्टोरी, मतलब प्लॉट वो चीज़ है जो स्टोरी को स्टोरी बनाता है। स्टोरी में ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ हम बता सकते हैं, इस इवेंट के बाद ये हुई, उस इवेंट के बाद ये हुई, पर प्लॉट वो उन चीज़ों को जोड़ता है, इंटरलिंक करता है, भाई ये हुआ तो इसके बाद में ये क्यों हुआ, क्या वजह थी, या अगर ऐसा हुआ है तो इसका कंसिक्वेंसेस यानी इसका रीज़न, इसका जो आगे आउटकम आएगा वो क्या होने वाला। तो एक चीज़ को, एक इवेंट को दूसरे इवेंट्स को जोड़ता है तो वो प्लॉट है। इट गिव्स द स्टोरी कैरेक्टर डेवलपमेंट, सस्पेंस, एनर्जी एंड इमोशनल रिलीज। It allows an author to develop themes and most importantly conflict that makes a story emotionally engaged. Everybody knows how hard it is to stop watching a movie before the conflict is resolved. मतलब अगर हम मूवी देख रहे हैं तो हम अगर सस्पेंस मूवी देख रहे हैं, कोई भी मूवी देख रहे हैं, तो
अगर उसमें प्लॉट को अच्छे से बनाया गया है, प्लॉट को अच्छे से प्रिपेयर किया गया है, तो हम बीच में उसको छोड़ के नहीं जा सकते। अगर उसे जो प्लॉट है वो इंटर कनेक्टेड नहीं है या लिंक्ड नहीं है अच्छे से, इसकी जो इवेंट्स होती है वो सही से लिंक्ड नहीं होती है, हमें वो मूवीज़ पसंद नहीं आती है, हम बीच में उठ के आ जाते हैं। तो प्लॉट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, मतलब वो जो इवेंट्स होती है वो एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट होना चाहिए, उनका रीज़न्स वैलिड होना चाहिए। मतलब इस इवेंट के बाद ये इवेंट आई है तो उसका जो रीज़न है वो वैलिड होना चाहिए, या इतना अच्छा होना चाहिए कि हम ये सोच नहीं पाए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब बकवास नहीं फील होना चाहिए हमें उस चीज़ को देख के। अब ये कि प्लॉट और स्टोरी में डिफरेंट क्या है, तो दोनों एक जैसी ही लग रही है, दोनों टर्म्स से प्लॉट एंड स्टोरी, पर दोनों में बहुत ज़्यादा काफ़ी डिफरेंस होता है। स्टोरी इज़ अ सीरीज़ ऑफ इवेंट, इट टेल्स अस व्हाट हैपन। जो स्टोरी होती है वो एक इवेंट की सीरीज़ होती है, मतलब ये एक इवेंट हुई, फिर दूसरी इवेंट हुई, फिर तीसरी इवेंट, फिर चौथी इवेंट, इसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि क्या हो रहा है। अ प्लॉट on the other hand tells us how the events are connected to one another and why the story unfolded in the way that it did। मतलब जो प्लॉट होता है हमें ये बताता है कि जो इवेंट्स हो रही है वो एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड है, क्यों कनेक्टेड है, और लास्ट में ये भी बताता है कि जो अनफोल्ड हुआ यानी कि जो उससे बाहर निकला है इन इवेंट्स के बाद में वो इस तरह से क्यों निकला है। जैसे कि E.M. फोस्टर ने अपनी दो इन एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल में लिखा है कि मतलब एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि द किंग डाइड एंड द क्वीन डाइड इज़ अ स्टोरी। ये एक स्टोरी है, एक राजा था एक रानी थी, दोनों मर गए। मतलब नॉर्मली कहते हैं एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। अपने भी यहाँ पे ये कहते हैं, पर क्यों मरे, ये तो एक स्टोरी होगी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। पर ये एक स्टोरी हुई, पर हमें ये पता होना द किंग डाइड एंड द क्वीन डाइड ऑफ ग्रीफ इज़ प्लॉट। मतलब एक राजा मरा और उस राजा की मृत्यु के दुख में वो रानी मर गई, तो ये प्लॉट हो गया। मतलब ये बता दिया भाई राजा मरा फिर रानी मरी, तो रानी क्यों मरी इसका रीज़न बताया है, क्योंकि उसको राजा के मरने का दुख था तो वो मर गई, तो ये हो गया एक प्लॉट। तो एक वेल कंस्ट्रक्टेड चीज़ होगी, इंटरकनेक्टेड होगी, रानी का मरना राजा का मरना, और क्योंकि उसके दुख का बताया था बीच में, उसको ग्रीफ हो रहा था तो रानी भी मर गई, तो ये जो एक वैलिड या फिर एक रीज़न दे दिया कि क्यों मरी। तो दोनों को जोड़ा, एक इसने ग्रीफ ने दोनों इवेंट्स को जोड़ा, इसलिए इसको प्लॉट बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ प्लॉट। तो प्लॉट वही होता है कि स्टोरी में जो इवेंट्स होती है उनको इंटरकनेक्ट करता है, उसका रीज़न बताता है कैसे हुए क्यों हुए, तो उसको प्लॉट कहते हैं। और डिफरेंट टाइप्स की प्लॉट्स थी, 7 टाइप की प्लॉट्स बताए थे बुक्स ने, वो भी बता दें। साथ में फिश का जो पिरामिड था वो भी बताया कि इसमें जो 5 स्टेजेस होते हैं प्लॉट में, दैट इज़ एक्सपोजिशंस, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड देन डिनोमा। तो ये चीज़ें याद करनी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।